So today let's begin the vector addition and subtraction by graphical method. Graphically यानी कि एरो फॉर्म के अंदर जो दे रखा होगा उस प्रोसेस के थ्रू हम किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जो मेथड एडिशन का रहेगा एग्जैक्टली वही प्रोसेस फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन विल बिकम द स्पेशल केस ऑफ काइंड ऑफ एडिशन. ठीक है, तो सब हम एडिशन को मेनली हमें समझना है. तो देखिए साहब, जो वेक्टर हम कोई भी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर जब दे रखे होंगे और उन्हें हमें अगर ऐड करना है तो हम उसके अंदर एक मेथड फॉलो करेंगे जिसको नाम दे रखा है हमने हेड टेल मेथड. हेड टेल हेड टेल हेड टेल क्या होता है वो देखते हैं. सो लेट्स सपोज कोई दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं. लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर और कोई दूसरा वेक्टर आपको ऐसे दे दिया गया है बी वेक्टर, और आपको बोला है कि अगर इनको ग्राफिकली ऐड किया जाए तो इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या निकल के आएगा, इनका रिजल्टेंट. जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे अब फिजिक्स के अंदर बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ देयर वेक्टर. तो हमारा एम है इन दोनों को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना. तो जल्दी से पहले उसका बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं कि उससे रिजल्टेंट का मतलब क्या है, कंबाइंड इफेक्ट का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल लेकर के. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप चेयर भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो इस एक ऑब्जेक्ट को एक इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ पुल किया जा रहा है इस तरीके से, और एक इस तरीके से पुल किया जा रहा है. तो ये दोनों ही ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर के से ही निकले हुए होंगे. इनका इफेक्ट यहाँ से निकल रहा है. तो अगर एक जना इसको इधर 10 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ पुल करे, दूसरा 10 न्यूटन 20 न्यूटन 10 न्यूटन ही मान लेते हैं समझने के लिए. हमें समझ में आया अभी पहले बेसिक मीनिंग. तो ये दो फोर्स हो गए. एक को बोल दिया F1 वेक्टर क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए इन दोनों को हमको क्या बोलना पड़ेगा, अलग अलग वेक्टर. F1 वेक्टर इज इक्वल F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर. तो यहाँ पर अभी इस सिचुएशन में एक चीज और समझ लेते हैं. इसको लिखते हैं कैसे, F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर, वो है 10 न्यूटन. यू कांट राइट F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर. वो इसलिए नहीं लिख सकते क्यों, क्योंकि अगर आपने लिख दिया F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, और अगर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर कहलाएंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. लेकिन क्लियरली यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं किए जा सकते. तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा, पहली चीज. दूसरी चीज जो अब यहाँ का हमारे इस प्रोसेस का काम है वो क्या काम है कि क्या इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता. तो इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर कोई इधर से खींचा है इधर से खींचा है तो अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से सीधी लाइन के अंदर कहीं ना कहीं मूव करना चालू कर देगा. ठीक है, जैसे चेयर होती है, चेयर के एक पोर्शन को आप इधर से खींचना चाह रहे हैं, एक इधर से खींचना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से खींचोगे तो वो बिल्कुल बीच में से सीधी आ जाएगी. तो यही सिचुएशन क्या कहलाती है, ये इसका मतलब ये जो निकल कर के आया ना, ये वाला जो वेक्टर निकल कर के आया कि चेयर फाइनली किधर चल गई, इसके और इसके कंबाइंड इफेक्ट के कारण, तो वो किसके थ्रू दी जाएगी, एक सिंगल वेक्टर अनदर वेक्टर जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दे रहा होगा. इसी वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर. ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर. और ये इसका बोल दिया जाता है R वेक्टर, या जैसे फोर्स है तो F R वेक्टर. अब ये हम निकालेंगे कैसे मैथमेटिकली, इसके लिए अलग हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे. अभी हम ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं कि ये कैसे निकला होगा. अभी तो लॉजिकली समझ में आ गया कि भैया, लेकिन अगर ये मान लीजिए ये तो ऐसे थे, अगर कोई ऐसे चल रहा है तो ये किधर जाएगा, अलग अलग वैल्यू के, तो सेम वैल्यू के हो गए तो बिल्कुल समझ में आ रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा. लेकिन कोई बड़ा होता, मान लीजिए 40 न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता, तो क्या फिर भी ये सीधा आता या इधर की तरफ कहीं आता या इधर की तरफ. ये कैसे पता चलेगा हमें, इस कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को ही सॉल्व करने का मेथड कहलाता है ग्राफिकल मेथड. सो लुक एट हियर, जो हमारा एम है इस क्लास का कि ग्राफिकली दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी ऐड द टू वेक्टर्स ग्राफिकली. ओके, सो वन सेकेंड. तो देखिए साहब, यहाँ पर इनको ऐड कैसे किया जाएगा. तो अब इसके लिए हम क्या, मैंने एक मेथड बोला हेड टेल मेथड. हेड टेल हेड टेल
head, tail method, so on. Whatever number of vectors are given doesn't matter at all. तो अब हमें बोला गया है कि a और b को आप ऐड कीजिए. कैसे ऐड कीजिए? हेड टेल मेथड क्या बोलता है? फर्स्ट वेक्टर का हेड, हेड किसको बोलते हैं? जहां पे एरो होता है उसको हेड बोलते हैं. फर्स्ट वेक्टर के हेड पर, फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, ये कहलाता है जो बॉटम पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है या इनिशियल पॉइंट होता है, लास्ट नहीं इनिशियल पॉइंट जो होता है वो कहलाता है टेल. तो फर्स्ट पर सेकंड की टेल, फिर सेकंड के हेड पर थर्ड की टेल, फिर थर्ड के हेड पर फोर्थ की टेल, सो ऑन. ये प्रोसेस इस तरीके से करना है. इस मेथड को नाम क्या दे रखा है? हेड टेल मेथड. तो अभी हमारे पास सिर्फ दो ही वेक्टर है, ये n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है. तो हमें क्या करना है? इनको ऐड करने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक चीज जो पहले भी बता चुका हूं, आप कभी भी वेक्टर को अपनी उस जगह से उठा के कहीं पे भी पहले प्लेस कर लीजिए बिना इसकी मैग्नीट्यूड, बिना इसकी लेंथ चेंज किए. मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ क्या बोला जाएगा? इसकी लेंथ. तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ. और बिना इसकी डायरेक्शन चेंज की, बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए आप इसको कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं. तो मैंने ये वेक्टर लिया और इसको उठाया, डक 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 डक, यहाँ पे जाके प्लेस कर दिया. ये हो गया साथ. फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, इसको उठाया बिना इसका मैग्नीट्यूड, बिना इसकी डायरेक्शन चेंज की, ये रखा और इसको उठाया कहीं पे भी उठा करके बिल्कुल ऐसे ऐसे, और इसकी हेड ढूंढना है, हेड ढूंढ करके और इसकी बिना डायरेक्शन चेंज किए यहाँ प्लेस कर देना है, बिना मैग्नीट्यूड और बिना चेंज किए. तो अभी यहाँ पे बोर्ड पे समझाने के लिए अगर थोड़ा बहुत लेंथ में या डायरेक्शन हल्का फुल्का चेंज भी हो तो भावनाओं को समझ लेना, सेम ही है ना. कहने का मतलब सेम ही डायरेक्शन है, सेम ही मैग्नीट्यूड है जिस वेक्टर को उठा करके मैं लेके आया हूं. ये वेक्टर कहलाया ए वेक्टर, ये कहलाया बी वेक्टर. देन द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आफ्टर देयर एडिशन will be given by this side, which is starting from the initial point of the first vector and joining the last vector's head point, है ना. इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ज्वाइन करने वाला वेक्टर, लाइन भी नहीं वेक्टर, जिसका एरो फाइनल वेक्टर की तरफ होगा, वो ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाएगा, जिसको आर बोलेंगे. और इसका मतलब ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो समझने वाली बात क्या है? सबसे पहले अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका मतलब है बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज ए प्लस बी या वाइस वर्सा. अगर कहीं पे लिखा हुआ है a प्लस बी तो इसका मतलब है उसका रिजल्टेंट क्या होगा. तो कहीं पे भी ये वर्डिंग हो, इसका मतलब आपको क्या लिख देना है? a प्लस बी. इसी तरह से मान लीजिए मैंने पूछा, मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से समझाऊंगा, एक दो बच्चों की रिक्वेस्ट है फिर से समझा दूंगा. मान लीजिए मैंने पूछा रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर, तो इसको लिखा जाएगा मैथमेटिकली p प्लस क्यू. ठीक है. तो p प्लस क्यू, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, टू वेक्टर्स का एडिशन का मतलब उनका रिजल्टेंट फाइंड करना. इसी तरह से मान लीजिए पूछा गया रिजल्टेंट ऑफ a वेक्टर, b वेक्टर, या a की जगह मैं f1 वेक्टर, f2 वेक्टर, f3 वेक्टर. इसका मतलब तीन वेक्टर्स का एडिशन. इन तीन वेक्टर्स के एडिशन करने पे कौन सा एक ऐसा सिंगल वेक्टर है जो इन तीनों का कंबाइंड काम कर सके, उसको उसका रिजल्टेंट बोला जाता है. तो अब ये चीज आप लोगों को जनरली क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक. तो फिर से एक बार क्विकली रिकैप. अगर ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है और आपसे पूछा गया कि बताओ a प्लस बी कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर का हेड लेना है. हेड किसको बोलते हैं? एरो को. फर्स्ट के हेड पर, हेड टेल मेथड चल रहा है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल. फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, तो ये हो गया फर्स्ट का हेड, ये हो गई है सेकंड की टेल. तो पहले आप फर्स्ट वेक्टर को बिना इसका मैग्नीट्यूड, बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए एक जगह ले जाकर के रख दो. ठीक है, ये रख दिया मैंने, ये एक वेक्टर हो गया. फिर बी वेक्टर को उठाया बिना इसकी डायरेक्शन, बिना इसके मैग्नीट्यूड चेंज किए,
उठा करके इस तरह से प्लेस करना है कि फर्स्ट के हेड पर, फर्स्ट के एरो पर इसकी ये टेल आ जाए, ये टेल आ जाए, तो ये प्लेस कर दिया, तो ये क्या ला गया मेरा सेकंड वेक्टर। इन दोनों को जिस तरह से रखा, तो जो सबसे स्टार्टिंग का वेक्टर था वो उसके इनिशियल पॉइंट से जो लास्ट में वेक्टर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो दो ही वेक्टर हैं तो यही आएगा, एक से ज्यादा अगर दो से ज्यादा हुए तो जो भी लास्ट का वेक्टर आएगा वो वहां पर उस डायरेक्शन में आप एक वेक्टर बनाओगे जिसका एरो लास्ट वाले की फाइनल वाले वेक्टर की तरफ होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। गॉट इट? सो ये हमने फाइंड कर लिया, दिस इज आर वेक्टर। इसी तरह से मान लीजिए किसी ने कहा साहब नहीं सर इसी में b प्लस ए पूछ लेते तो कैसे करते, तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, आपके लिए फर्स्ट वेक्टर कौन है, b, सेकंड वेक्टर कौन है, a। अब पहले उठाओगे b को उठा के रख दो साहब, ये b को उठा के रख दिया, ये मेरा कहलाया फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, सेकंड कौन है, a और इसकी टेल, सेकंड की टेल, तो इसको उठाया और इसकी टेल को, ये वाला जो पॉइंट है इसको मुझे फर्स्ट वाले के हेड पर ले जा करके बिना इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज किए प्लेस करना है, ठीक, ये रख दिया, ये हो गया साहब ए वेक्टर। तो ये वेक्टर इनिशियल था और वो उसका फाइनल पॉइंट था, तो ये आपका आर वेक्टर कहलाया a प्लस बी। ध्यान से देखोगे तो इसको अगर मैं यहां बनाऊं तो भी ये आर वेक्टर ऐसे ही आएगा, और इसको बनाऊं यहां पे तो भी यही आर वेक्टर आएगा। इससे क्लियर है ना, आपको थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का सा डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड हल्का सा चेंज दिख सकता है, लेकिन लॉजिकली क्या है, जो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, जितना हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन है उतना ही इसका भी हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब जब ये एक्चुअल में जब आप बनाओगे एंगल वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लेकर के, तो ये बिल्कुल दोनों पैरेलल ही दिखेंगी, यानी ये दोनों और कुछ नहीं सेम ही चीज है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि आप चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आंसर जो है आपको सेम ही मिलेगा आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि इसका आंसर अगर ये 10 आ रहा होता तो ये आंसर भी 10 ही आएगा और ये आंसर भी 10 ही आएगा। और अगर डायरेक्शन मान लो ये नॉर्थ ईस्ट या हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, हॉरिजॉन्टल के लिए एक सीधी लाइन खींच दो, हॉरिजॉन्टल से अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी कंपल्सरी 30 डिग्री होगा। तो ये कहलाता है क्या, इनका वेक्टर एडिशन। तो a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो बोथ आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम सबने सुन रखा है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर, आई एम गोना रब इट, ठीक है। ये इसका मतलब है कि समझ में आना चाहिए आपको। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया। दो चार क्वेश्चन करते हैं और ये परफेक्ट हो जाएगा आपका काम, है ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बेस पर रेनमैन प्रॉब्लम होती है ना, रिवरमैन प्रॉब्लम होती है, रेनमैन प्रॉब्लम होती है, या बोट रिवर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस जो पूछा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट इनके बेस पर होंगे आपसे, तो इनके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस तो डिपेंड होते हैं। तो और जेई के अंदर अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो देखिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, अभी हमने दो वेक्टर्स का एडिशन किया, अब तीन वेक्टर का एडिशन कर लेते हैं, और आपकी इच्छा हो आप जो क्वेश्चंस ले सकते हो, है ना, कोई से भी वेक्टर। तो मैं तीन पहले रैंडम कोई से भी ले लेता हूं, ए बी, और मान लीजिए ये मैंने ले लिया सी, ठीक है। आप किसी की वैल्यू को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मैं रैंडम बना रहा हूं, तो अगर कहीं पे हमें तकलीफ होगी केवल इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, तो उस टाइम हम क्वेश्चन में कर लेंगे। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। चलिए साहब देखो यहां पर, चलो
ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और सबसे रिजल्ट सेम आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी आप फाइंड कर सकते हो। कोई कहेगा नहीं सर बी प्लस सी प्लस ए फाइंड करो, वो भी कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर सी प्लस ए प्लस बी फाइंड करो, वो भी कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर ए प्लस सी प्लस बी फाइंड करो, अच्छा वो भी कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर सी प्लस बी प्लस ए फाइंड करो। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आई हैव रिटन। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो मैं एक दो क्वेश्चंस करता हूं और उसके बाद बाकी के जो कॉम्बिनेशन है आप करेंगे। और ध्यान रखना है आंसर, क्योंकि मैंने बताया सेम आएगा, आप इनको को इंटरचेंज करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर शुड बी सेम। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा आर वेक्टर दैट शुड बी सेम। करके देखते हैं साहब कैसे आएगा। तो फिर से हमने उठाया हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड क्या होता है? फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल, सेकंड के हेड पर फर्स्ट थर्ड की टेल, थर्ड की टेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, सेकंड के हेड पर थर्ड की टेल, और इनको फिर ज्वाइन करते हुए जाना है। फर्स्ट को उठाया, उठा करके यहाँ पे रख दिया, ये रख दिया साहब मैंने, और ये हो गया मेरा ए वेक्टर। सेकंड है बी वेक्टर, तो फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, इसको उठाया डक 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 डक, बिना हिलाए डुलाए, बिना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए, यहाँ पे ये हो गया साहब, ये बी वेक्टर है। थोड़ा छोटा बड़ा हो तो भावनाओं को समझ जाना है फिर से, है ना, क्योंकि बोर्ड पे कर रहा हूं मैं। सी वेक्टर ये है, अच्छा सेकंड के हेड पर, सेकंड का हेड थर्ड की टेल, ये उठाया, ये उठा करके टक 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 यहाँ पे रख दिया, जितना उसका मैग्नीट्यूड है और जिस तरीके से वो दिख रहा है ना, थोड़ा सा इंक्लाइन ज्यादा हो गया हो तो ये लो ना, ऑलमोस्ट पैरेलल ही दिखना चाहिए। यहाँ वहां देखो तो पैरेलल ही नजर आनी चाहिए हर एक वेक्टर ईच खुद के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये सी वेक्टर हो गया। तीन वेक्टर हो गए। इनिशियल वेक्टर कौन सा था? फर्स्ट वेक्टर ये था, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक स्ट्रेट लाइन जहां पर एक एरो डालोगे, ये तो ये जो वेक्टर बन के तैयार हुआ, दिस इज योर आर वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी, डन। दिस इज योर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से मान लीजिए बी प्लस सी प्लस ए करना हो, तो मैं एक और ये भी कर देता हूं, या आप पूछ लीजिए आपको कोई सा टफ इसमें से लग रहा हो कि वो कैसे करेंगे, तो इफ यू वांट आई कैन सॉल्व दैट। कौन सा करूं बोलो? सर सी ए बी वाला। सी ए बी वाला करते हैं साहब, सी ए बी। तो ये है सी, तो हमने फर्स्ट, अब इसके अंदर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, सी के बाद है ए, सेकंड की टेल, ये वाली सेकंड की टेल हो गई। फिर सेकंड के हेड पर थर्ड कौन है? बी, थर्ड की टेल। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो मैंने लिया साहब सी, तो ये ले लिया मैंने सी, ये इसको लेकर के आया और यहाँ पे रख दिया, ये ले लिया मैंने सी। ये सी है ना, मैग्नीट्यूड वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब बस यहाँ से दिख जाना चाहिए कि हाँ साहब वैसा ही दिख रहा है। तो ये फर्स्ट का हेड पे सेकंड की टेल, ये फर्स्ट का हेड हो गया, इस पे सेकंड की टेल कौन है भाई? ये है। तो एक ए हमारे लिए सेकंड वेक्टर का काम कर रहा है, इसको उठाया और इस वाले पॉइंट को फिट करना है उसके एरो हेड पर, ये उठाया टक 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 टक, ये प्लेस ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये ऐसे आएगा, ये हो गया ए, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड खत्म हो गया, ए, सेकंड के हेड पर थर्ड की टेल, थर्ड कौन है? बी, ये उठाया और उठा करके इसको कहां फिट करना है? सेकंड के हेड पर, ये उठाया यहां पे फिट कर दिया, ये हो गया हमारा कौन? बी वेक्टर, ठीक है। तो ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, इनको ज्वाइन करो और ये लाइन खींच दो, तो ये आपका आर वेक्टर। ध्यान से देखो, वो
और ये दोनों बिल्कुल पैरेलल और लेंथ के में बराबर दिखने चाहिए आपको। तो ये आ जाएगा आपके पास कौन सा है, C प्लस A प्लस B। दिस इज C प्लस A प्लस B। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है साहब, तो मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कितनों को अच्छे से समझ में आ गए? तो ये समझने के बाद जल्दी से हम कर लेते हैं कोई सा एक 4 का हो, N हो, कैसे भी हो, तरीका वही है, हेड टेल हेड टेल। अच्छा इसको चलो पहले एक 4 का बता देता हूँ, उसके बाद एक कहानी बोल दूंगा आपके लिए। A B C और मान लीजिए ये दे दिया आपको D वेक्टर, और आपसे पूछा गया A प्लस B प्लस C प्लस D बताइए सर। A प्लस B प्लस C प्लस D ऐड करके बताइए। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया A B बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ले लिया, ये B। C मुझे इसके ऊपर जो आता जा रहा है उसके हेड पर आने वाले की टेल को सब्स्टिट्यूट करना है, ये हो गया C। ठीक है, और D अब थोड़ी सी जगह नहीं बच रही तो कोई बात नहीं, मैं इसको उठा के यहाँ फिट कर देता हूँ। ये साफ C था आपका, है ना, ये हो गया आपका D। ये फाइनल, ये इनिशियल, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मतलब ये बिल्कुल मैच होने चाहिए फाइनल, ये मीट हो जाए एक ही पॉइंट पर, इनिशियल फाइनल। सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक, अब आपको करना क्या, ध्यान देना। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि इसके अंदर ये A था, ये B था, ये C था, है ना, ऐसे थे, और आपको A प्लस B प्लस C करना है। तो जो भी आपको करना है आप क्या करा करो, पेन उठाना ही नहीं। ठीक है, देखो कैसे करूंगा मैं, बस उसको देखता जाऊंगा, उनको देखता जाऊंगा और उस बनाता जाऊंगा। A प्लस B प्लस C पूछा है तो A प्लस B प्लस C, तो पहले A ये बना दिया, पेन नहीं उठाना। B किधर दिख रहा है उधर बना दिया, B यहाँ पे बना दिया, C किधर दिख रहा है यहाँ बना दिया, पेन नहीं उठाना चाहिए। फाइनली जब उठाओगे तो इसी चीज के लिए उठाओगे। ये लो ये क्वेश्चन, ये बन गया ये वाला डायग्राम। मान लीजिए पूछा है कि C प्लस A प्लस B, तो देखो C A B B, ये बस हो गया C A B, तो ये खत्म, ये वाले ये हो गया, ये और ये सेम हो गया। ठीक है, तो लेकिन पहले आप हेटेल मेथड से करिएगा, ये प्रैक्टिस के बाद इजी होता है। तो पहले फर्स्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस, देन यू कैन डू दैट। ठीक है भाई, सबको ये भी समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट थर्ड हम बात कर रहे हैं, एडिशन हम समझ चुके हैं, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन की, और एडिशन आप अच्छे से सीख चुके हो। तो जब एडिशन आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो तो होता क्या है, जो कि एडिशन का ही एक स्पेशल फॉर्मेट चलता है यहाँ पे वेक्टर एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग अगेन, इट इज द एडिशन। कैसे, मान लीजिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं, A और B। आपको बोला है A और ये कोई दूसरा वेक्टर दे रखा था B। ठीक है, आपसे पूछा गया है फर्स्ट A माइनस B बताओ और सेकेंड B माइनस A बताओ, और वेरीफाई करो कि क्या दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। कैन बी राइट A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A, यस और नो, क्या ऐसा किया जा सकता है, ये आपको बताना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, वो आपको ग्राफिकली बताना है। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A प्लस B, तो इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे अभी भी वेक्टर एडिशन से। कैसे करेंगे, हम हमेशा क्या कर लेंगे, जो भी नेगेटिव दिख रहा होगा ना उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लो माइनस B और बाहर प्लस लगा लो। तो एक तरह से ये तो एक वेक्टर हो गया, और माइनस B को अपने आप में कोई आप दूसरा वेक्टर कंसीडर कर लो, P वेक्टर। ठीक है, अब ये माइनस B वेक्टर इसमें अलग से बना लो। माइनस B क्या होता है, B का नेगेटिव वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, यानी कि 180 डिग्री से घुमा दो। तो ये जो है इसको पलटी मार के लिख दो, इसका मतलब यही का यही एक और पैरेलल वेक्टर बना दो, बिल्कुल इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जिसकी लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अलग अपोजिट हो,
तो ये क्या ला जाएगा माइनस बी। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ए के अंदर माइनस बी वाले इस वेक्टर को, इसी माइनस बी को ही हम एक तरह से क्या बोल रहे हैं, पी वेक्टर। तो हमें ए में ध्यान से देखो तो पी वेक्टर को ही तो ऐड करना है, ये तो हमें पहले से आता है। तो फर्स्ट वेक्टर ये ए हो गया, सेकंड वेक्टर पी हो गया। पी खुद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी को। तो कहानी खत्म हो गई। ए वेक्टर कौन है, इसको उठाया, उठा करके रख दिया, ये उठा के रख दिया साहब, ये हो गया ए वेक्टर। फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, सेकंड कौन, माइनस बी, माइनस बी की टेल ये लेनी है, ये उठाया, ये फिक्स कर दिया, ये हो गया साहब माइनस बी। ठीक, तो इनका रिजल्टेंट फिर से क्या आएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ जो लाइन आई यही आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या हो गया, ए प्लस माइनस बी, बोले तो ए माइनस बी। दिस इज योर आर ए माइनस बी। जल्दी से देखते हैं कि क्या बी माइनस ए यही आएगा या डायरेक्शन वगैरह कुछ उल्टी सीधी हो जाएंगी, वो चीजें अब चेक करनी है। अगर बिल्कुल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हुआ तब तो ए माइनस बी माइनस ए सेम रहेंगे, लेकिन जैसे अगर डायरेक्शन ने पलटी मार दी, यानी डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम रहे वाली, तो हम इसको नहीं लिख सकते, ये बोलेंगे कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। तो देखते हैं साहब, बी माइनस ए पूछा तो हम सेकंड में कैसे करेंगे, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस ए। एक तरह से अब आपके लिए ये ए वेक्टर कोई दूसरा क्यू वेक्टर का काम कर रहा है, यानी कि आपको एक नया क्यू वेक्टर लेना है जो किसके बराबर हो, माइनस ए के। तो ए का मतलब इसको पलटी मार के लिख लो, पलटी मार के लिखा मैंने, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो ये क्या ला गया, माइनस ए। अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर कौन है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर अब ये है फर्स्ट वेक्टर, बी को पहले उठा करके लेकर के आ रहा हूं यहाँ पर, तो ये बी को उठा करके लेकर के आ गया साहब, ये बी वेक्टर। बी वेक्टर के फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, सेकंड कौन, माइनस ए की टेल, इसको उठाया, उठा करके फिट कर दिया यहाँ पर। तो ये फिट अब इस तरीके से होगा। तो ये जैसे ही ये फिट हुआ आपका कौन, माइनस ए वेक्टर। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो ये आपकी लाइन ये आएगी। तो ये इस टाइम पे इसका आर, तो अब ध्यान से देखूं तो ये जो आर डैश वेक्टर है ये बन रहा है क्या, बी माइनस ए। क्लियरली इसकी डायरेक्शन जो आर वेक्टर की डायरेक्शन है वो इधर है, जबकि ये जो आर डैश वेक्टर आया है इसकी डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएगी। क्लियरली यहां से डायरेक्शन चेंज होने के कारण दैट्स व्हाई आर वेक्टर इज नॉट इक्वल टू आर डैश वेक्टर, यानी कि a माइनस बी कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड, कैन नॉट बी रिटन लाइक b माइनस ए। तो आप सब्ट्रैक्शन को इक्वल में नहीं लिख सकते, प्लस वाले कितने भी हो उनको इंटरचेंज करके लिख सकते हो, कहीं पे भी कैसे भी, माइनस वाले को नहीं लिख सकते आप। सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन मेथड। अब कहीं पे भी कैसे भी आ जाए, आपको क्या कर लेना है, उस माइनस को अलग से प्लस करके ब्रैकेट में माइनस भी करके फिर उस ग्राफ के अंदर चेंज करके काम कर लेना है, पलटी मार के लिख लेना है, सिंपल सी बात है। तो ये a माइनस बी इस पे प्लस बी होता तो ये वाला होता, और ये डायरेक्शन ये ऐसी बनती, इसका मैग्नीट्यूड है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ भाई, कितनों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ये मैं समझा।